फेल करने लगेगा या बॉडी के फंक्शन सपोर्ट नहीं करने लगेगा और यहाँ डिजेबिलिटी आ सकती है, डेथ आ सकती है। एग्जैक्टली तो ब्लड जो है इसकी कमी हो जाती है। एक तो सिंपल सा कारण है कुपोषण जो आपने कहा, दूसरा है कुछ बायोलॉजिकल कारण से नहीं बनता इसका, तीसरा है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह के अंदर में एकाएक बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाना, जी जी, ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसमें भी कुछ ब्लड का लॉस होता है, उसके लिए चाहिए होता है। खास करके महिलाओं को जब वो बच्चों को है उस समय यदि सिजेरियन है तो उसमें भी जो है ब्लड की आवश्यकता पड़ सकती है। और कुछ ऐसी बीमारियों का जब हम इलाज कर रहे होते हैं तो उस समय भी जो है उन दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी जो है शायद ब्लड का फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो बाहर से की आवश्यकता पड़ती है। और यदि वो ब्लड उसको टाइम से नहीं मिले तब क्या होगा डॉक्टर प्रिया? या अरविंद जी जो भी जवाब देना चाहे दे सकते हैं। फेटली है ये तो, लाइफ थ्रेटनिंग ही होता है अगर ब्लड सही टाइम पे ना मिले तो। मोस्ट ऑफ द टाइम कैजुअलिटीज जो होती है ब्लड लॉस से ही हो जाती है, वही बात थी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि किसी के शरीर में ब्लड यदि कम हो रहा है तेजी से तो वो फैटल हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। लेकिन जो आदमी खून देगा वो इतनी कीमती चीज आखिर देगा क्यों? उसको भी तो नुकसान हो रहा है। रक्त की कमी हो जाएगी तो उसको भी एनर्जी की कमी हो जाएगी, उसके शरीर में भी जो है सेल, एक एक सेल को जो ब्लड के माध्यम से न्यूट्रिएंट पहुंच रहे थे, ऑक्सीजन पहुंच रहा था, वो शायद नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या वो आदमी अपना ब्लड क्यों दे? आखिर नुकसान होगा उसे? नहीं, यही तो बताना है कि ब्लड डोनेशन में नुकसान नहीं है। और ब्लड डोनेट भी जो किया जाता है वो जैसे अभी सिंह साहब ने बोला कि सेफ ब्लड, तो सेफ ब्लड का बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। इट्स नॉट दैट कि जो ब्लड कलेक्ट कर लिया गया सिर्फ उसको, जो जिससे लिया जा रहा है उसकी भी शारीरिक स्थिति जरूर देखी जाती है। क्या वो डोनेट करने लायक है, क्या उसकी एज, बीमारी या उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है, ये सब कुछ देखा जाता है। और अगर एक स्वस्थ आदमी, चलिए डॉक्टर विनोद आ गए हैं। अच्छा, ये स्पेशलिस्ट हैं। प्रिया जी क्षमा चाहता हूँ उनका, नहीं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। एकदम आवाज आपकी लाउड एंड क्लियर है। बहुत देर से आपकी आवाज को सुनने हम लोग तरस रहे थे। अच्छा, प्रश्न ये चल रहा है कि ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर प्रिया ने हम लोग को समझाया। डॉक्टर प्रिया जो है बायोलॉजिकल डॉक्टर नहीं है, वो पीएचडी डॉक्टर है ना, और जूलॉजी पढ़ाती हैं। उन्हीं से चर्चा हो रही थी तो हम लोगों ने उनसे एक प्रश्न पूछा जो अब आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्लड जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि उसकी कमी से या उसके जरूरत से ज्यादा मात्रा में बह जाने से आदमी के बहुत सारे ऑर्गन फेलियर होगा और वो डेथ की ओर चला जाता है। तो या फिर ऐसा कुछ उसको हमेशा के लिए डिजेबिलिटी आने की भी संभावना है। यदि ब्रेन में ब्लड कम हो गया तो हो सकता है कि ब्रेन डेड हो जाए या पार्शियली डेड हो जाए वगैरह वगैरह। तो ऐसे में जो आदमी ब्लड दे रहा है उससे भी तो ब्लड की कमी होती है। यदि वो मान लिया कि एक पिंट देता है, से सपोज कि उसको 200 ml अपना ब्लड का दे रहा है या 300 ml अपना ब्लड का दे रहा है, तो उससे भी तो ब्लड की कमी हो जाती है। तो उससे भी तो कुछ न कुछ नुकसान होता होगा। ऐसे में वो डोनेशन क्यों दे? ऐसा है कि मिस्टर जैन, पहले तो जो क्राइटेरिया बना है डोनेशन के लिए, तो जो एज है 18 to 65 और उनका हीमोग्लोबिन 12.5 से ज्यादा रहना चाहिए। और जब वो लोग देते हैं तो क्या होता है कि वो ब्लड आपको वो रिकवर कर जाता है, रीजनरेशन होता है ब्लड का, और वो 120 डेज में वो पूरा रिकवरी हो जाती है। एक्चुअली ये 7 डेज में ही रिकवरी हो जाती है, तो हम लोग 120 डेज के बाद वो फिर से डोनेशन की एडवाइस करते हैं। तो वो एक हेल्दी पर्सन में ब्लड आप रीजनरेट कर देता है बॉडी, तो उससे उनको कोई हानि नहीं होती। यानी कि जैसा डॉक्टर प्रिया ने बताया कि एक स्वस्थ आदमी के शरीर में 4 से 5 लीटर के आसपास खून होता है, ब्लड होता है, और उसमें से यदि 10% 300 ml हम ले लेते हैं, 400 ml ले लेते हैं या उससे कम ले लेते हैं, तो उससे हमारे बॉडी के फंक्शन में किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं होता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। और जो हमने ब्लड दिया है ये नेक्स्ट 48 आवर्स से लेकर के 40 डेज के अंदर में
पूरा का पूरा हर एक कंपोनेंट जो है फुल्ली रिकवर्ड हो जाता है। जो जरूरत की चीजें हैं वो तो शायद 48 आवर्स के अंदर में ही रिकवरी आ जाती है, और किसी भी तरीके का देने वाले के बॉडी के अंदर में मालफंक्शन नहीं होता है, उसको किसी तरीके का 0.1% भी नुकसान नहीं होता है, और जो है उसे माने किसी भी तरीके से कोई वीकनेस नहीं आता है। या मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या ब्लड देने के बाद में उसे काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसके शरीर में वीकनेस आ जाएगा, या उसको चक्कर आ सकता है, या उसको 1-2 दिन रेस्ट करना पड़ता है ना, या वो काम करते करते भी ब्लड डोनेट करके अपने काम को रिज्यूम कर सकता है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऐसा है कि पहले हम लोग जब ब्लड किसी का डोनेशन करवाते हैं तो हिस्ट्री लेते हैं उसकी, तो हिस्ट्री में आप, और उसके बाद बॉडी फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो हम लोग वो ब्लड देने के बाद हम लोग पहली बात है कि उसको फिर हम लोग एक वेट रेस्ट करने बोलते हैं, और उसके बाद केवल एक ही चीज है कि वो उस दिन केवल अगर वो हाइट पे काम करता है या फिर माने कोई ड्राइविंग की उसकी जो ड्यूटी है, तो हम लोग बोलते हैं कि उस दिन केवल वो ड्राइव नहीं करे और हाइट पे काम नहीं करे, बस दैट्स ऑल। और उसके बाद अगर वो एक सेडेंटरी लाइफ वर्कर है या फिर जो भी, तो वो अपना काम वो उसी दिन भी कर सकता है। तो ऐसा है नहीं कि उसको मैंने कि वो आराम की आवश्यकता है, केवल 1 आवर और जस्ट हम लोग जो बैठा कर रखते हैं, और उसके बाद जो हम लोग उसको देते हैं कुछ ड्रिंक्स एंड ऑल, उसके बाद वो जाएगा घर। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, और हम लोग उसको फिर ऑब्जर्व भी करते रहते हैं आफ्टर डोनेशन ऑल्सो। राइट। हाँ डॉक्टर साहब, जो मैं आपकी बातों से समझा हूं कि जो आप लोग कैंप ऑफिस वगैरह में लगाते हैं, तो देखा जाता है कि लोग जो है अपने टेबल से आते हैं काम करते हुए, और शायद ब्लड डोनेशन देने के पहले कुछ पानी वगैरह पीते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, उसके बाद आप लोग कुछ उनको जूस वगैरह देते हैं, स्नैक्स देते हैं, और फिर वो अपने डेस्क में जाकर के बैठ जाते हैं। यानी मोटा मोटी जितने भी लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्हें छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, और वो अपना काम को कंटिन्यू करते हुए ब्लड डोनेशन के काम को भी रिज्यूम कर सकते हैं। शायद 1000-2000 में से कोई 1-2 डोनर जो है उसको कोई वीकनेस या कोई चक्कर वक्कर फील हो। ये क्या बात जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है? ऐसा है कि ये न्यूरोजेनिक शॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कुछ आदमियों को ब्लड को देखने से ही चक्कर आ जाती है, तो ये एक न्यूरोजेनिक शॉक हुआ, वासोवेगल अटैक उसका दूसरा नाम है। तो वो तो एक इमीडिएटली कोई ब्लड देखने पर हो जाता है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो लोग अपना ब्लड जो डोनेशन हो रहा है ब्लड को अवॉइड करते हैं कि उनको वो ब्लड वो लोग देखें। दूसरी बात क्या है कि ये जो आपको उसके बाद उसको रिप्लेसमेंट दिया जाता है, और उसके बाद हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं 1.5 आवर हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। उसके बाद केवल वही जो 2 प्रोफेशन है उसमें उसको उस दिन काम नहीं करना है। एक जो हाइट पे काम करना है तो वो अलाउड नहीं है, और एक अगर ड्राइविंग करना है, इमीडिएटली ड्राइव करके बहुत दूर जाना है, तो वो अलाउड नहीं है उस दिन के लिए केवल। और जो और ऑफिस में काम करते हैं उनको कोई ऐसा कुछ करने मैंने वो सब काम कर सकते हैं। ये राइट। यानी कि जो मैं आपसे समझा हूं कि जो भी डोनर है उसको यदि किसी तरीके का समस्या होता है तो अपने ही ब्लड को देख करके होता है, और आप लोग इसलिए डोनेशन जो है उसमें ब्लड को दिखाते नहीं है, ब्लड को पीछे रखते हैं और उसे ढक के रखते हैं ताकि वो देख नहीं पाए। और यदि वो देखेगा नहीं तो वो जो है इजीली अपना डोनेशन दे सकेगा, उसको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी कॉशन ये है कि उसे गाड़ी चला करके यदि 50, 100, 200 किलोमीटर जाना है तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर उसे जो है हाइट पे काम करना है। यानी कोई इस तरीके का आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर है, या फैक्ट्री में उसे जो है ऊंचाई से जो है उसे काम करना है, तो हो सकता है कि वो उसे थोड़ी बहुत घबराहट फील हो। तो वो जो एक्सट्रीम सिचुएशन है उसको छोड़ करके नॉर्मल सिचुएशन में लोग हैप्पीली जो है ब्लड दे सकते हैं। गपशप करते हुए ब्लड दे, गपशप करते हुए थोड़ी देर वेट करें, वहां पे कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह ले और अपने काम पे लग जाए। दिमाग में यदि नहीं लिया तो कोई समस्या है ही नहीं। ये बात है, बहुत ज्यादा परसेंटेज वो आपको साइकोलॉजिकल पार्ट है, बहुत ज्यादा। राइट डॉक्टर साहब, हम लोग तो ऑब्जर्व कर लेते हैं। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त बोल रहे थे डॉक्टर साहब
कि ब्लड डोनेशन करने से वो अपने को बहुत हेल्दी और फिट महसूस करते हैं, और इसलिए वो साल में 2 से 4 बार ब्लड देते हैं, और ये भी क्लेम करते हैं। ऐसा है कि ये रक्तदान जो है महादान है, सबसे पुण्य का काम है। तो ये एक अपने से एक वेल बीइंग और एक फीलिंग देता है, एक हम उसको एक गुड फीलिंग आती है ब्लड देने से। और उसके बाद है कि ये जो बॉडी का अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एकेडमिकली देखा जाए तो वो तो आपको विद इन 7 डेज में हर चीज रिकवर कर जाती है। तो ये बात है कि वो जो उनको फीलिंग होता है एक समाज के लिए कुछ किए या महादान है, बहुत पुण्य का काम है, तो इसलिए ये सभी जो डोनर है उनको बहुत अच्छा लगता है। राइट डॉक्टर साहब, वो इसीलिए वो हमारे दोस्त बोल रहे थे कि भाई प्रदीप, ये मान करके चलो कि मैं साल में 3 बार यदि ब्लड देता हूँ और 2 साल में भी एक भी मेरा ब्लड दिया हुआ डोनेशन से एक आदमी की जान बच जाती है, तो वो जो हमको पुण्य कर्म मिलेगा, इससे मेरे परिवार पर कोई संकट नहीं आएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बोला कि मैं साल भर जाकर के मंदिर में मत्था टेकूं, उससे बेहतर है कि मैं साल में 2 बार ब्लड दे करके किसी की जान बचाऊं, तो भगवान मेरी भी रक्षा करेगा, क्योंकि मैं अच्छा किसी का सोच रहा हूं। तो अपनी अपनी सोच है, कई तरीके की बातें हैं। लेकिन एक हमारे मित्र जो ब्लड डोनर है, उनको एक कंफ्यूजन है। वो बोलते हैं कि साहब, ये ब्लड देने से कहीं कोई बीमारी तो नहीं आ जाती है हमारे शरीर में? अच्छा, जो बीमारी की बात है, डोनर को ये कोई भी बीमारी, क्योंकि ये ब्लड हम लोग कोई दवा उसके भीतर देते नहीं है, तो ये ब्लड जो डोनेट किया जाता है तो उसमें उनको कोई बीमारी होने का वहां पे कोई चांस नहीं है। और क्योंकि ये सभी एसेप्टिक एंड एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन लिया जाता है और जितना भी गाइडलाइंस है वो फॉलो करते हैं, तो हम लोग उनको बीमारी ऐसा कोई रिपोर्टेड नहीं है कि वो ब्लड डोनेशन देने से किसी को बीमारी हो जाए कुछ। जी, जो मैं समझा हूँ, एक सुई लगने का जो दर्द होता है, छोटा सा चींटी काटने जैसा, उतना ही एक फीलिंग होता है। इसके अलावा डोनेशन के अंदर में किसी तरीके का कोई पेन नहीं है। और यदि हम हाइजेनिक एनवायरनमेंट में, एक लाइसेंस्ड ब्लड बैंक में अच्छे ट्रेंड प्रोफेसर के साथ में यदि हम लोग ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, तो वो हाइजेनिक और बाकी चीजों का केयर करते हैं, तो किसी भी तरीके की बीमारी आने का जो चांस है वो शायद जो है 10 लाख में एक भी नहीं है, यानी कि 0 के हम लोग इसको मान करके चले। और अनहाइजेनिक सिचुएशन पर यदि कोई ऐसी सिचुएशन घट जाती है, ऐसा कोई बात होता है, तो वो थोड़ा सा वहां पर हल्का फुल्का कहीं कोई बात होने का बात हो, तो हो सकता है कि वैसा हो। क्या मैं सही हूँ डॉक्टर साहब? हाँ, ये बात है। वही एंटीसेप्टिक एंड एसेप्टिक प्रिकॉशन जो लेना पड़ता है, जो आपको इंजेक्शन वाली साइट पे प्रॉपर क्लीनिंग करने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए वो आपने जो कहा वो ठीक है कि जो साफ सुथरा एनवायरमेंट रहना चाहिए और मैंने अच्छे तरीके से जो पिक करने का जो साइट को भी क्लीन करना चाहिए। जी, ये तो हुआ कि यदि हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो आप जो ब्लड डोनेशन के समय एक लंबा सारा क्वेश्चन आंसर फॉर्म देते हैं, क्यों देते हैं, उसका क्या महत्व है, उससे आप क्या चीज असर्टेन करते हैं, और रिजेक्शन कैसे करते हैं और एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं? अरविंद जी, आपसे पूछे या डॉक्टर साहब से पूछे? सर, हमारे डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर प्याली गुप्ता मैडम भी ज्वाइन किए हैं जी। शी इज प्रोफेसर इन MGM, और मैडम नाडियाड और झारखंड में दोनों जगह में इनको ब्लड बैंक का बहुत अच्छा एक्सपोजर है। गुजरात में भी, गुजरात इज सपोज टू बी द वन ऑफ द सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप्स वहीं होते हैं, वॉलंटियर डोनेशन। तो मैडम इज वन फ्रॉम अस, जस्ट शी हैज रिसेंटली ज्वाइन। अलाउद्दीन सर भी हैं। अलाउद्दीन सर के पास हमको लगता है, आई थिंक ही हैज क्रॉस्ड 1 लाख डोनेशंस। ही हैज अरेंज्ड टू डोनेट फ्रॉम धनबाद। थैंक यू सर। और आप ट्रेवल कर रहे हैं, हम लोगों के लिए आप ये सोशल कमिटमेंट कि अनकंफर्टेबल हम यदि खुद है, लेकिन समाज को यदि कुछ देना है तो हम हमेशा तैयार है। रियली हैट्स ऑफ टू यू प्याली जी। और हम लोग थैंक यू वेरी मच। हम लोगों का प्रश्न चल रहा था कि ब्लड डोनेशन के समय आप लोग कुछ फॉर्म भरवाते हैं, शायद सरकार की ओर से प्रिस्क्राइब भी होगा, तो आखिर उस फॉर्म में कौन कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं जिससे आप डिसाइड कर पाते हैं कि इनका ब्लड लेना है, इनका नहीं लेना है? उस फॉर्म का इम्पोर्टेंस क्या है, और कौन कौन से तरीके के लोग ऐसे अभागे होते हैं जो चाह करके भी ब्लड नहीं दे पाते हैं? ये एक ब्लड डोनर फॉर्म भरवाया जाता है बिफोर दे डोनेट ब्लड।
है ना। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग उनका हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। इनफैक्ट पहले ही चेक हो जाता है कि हीमोग्लोबिन उनका कितना है, और हीमोग्लोबिन 12.5 होने के नीचे अगर है तो वो तो ब्लड नहीं दे सकता है। तो नंबर 1 क्राइटेरिया है हीमोग्लोबिन फुलफिल करना है। उसके बाद उनसे हम लोग मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन का यही है कि वेट हैज टू बी एटलीस्ट अबव 50 kgs, है ना। और मेनली फिजिकल एग्जामिनेशन में वेट ही देखा जाता है। और जब हम मेडिकल हिस्ट्री उनसे लेते हैं, जो डॉक्टर्स उनसे लेते हैं, तो बाकी दवाइयां मेनली पूछी जाती है कि वो डायबिटिक है कि नहीं, कोई लॉन्ग टर्म दवाई तो नहीं ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं कि नहीं, ब्लड थिनर्स ले रहे हैं कि नहीं, ये सारी बातें उनसे पूछी जाती है, जिसको हम लोग वी जज विद आवर क्लिनिकल एक्सपीरियंस कि ये बंदा अभी ब्लड डोनेट कर सकता है कि नहीं। तो मोस्टली एंड उसके बाद तो उनकी स्क्रीनिंग होती है, जो कि HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस, मलेरिया, जो मैंडेटरी जांच होती है उसको स्क्रीन किया जाता है। तो मेनली तो यही बीमारियां हैं जो अगर किसी का है तो वो अगर कोई पॉजिटिव निकलता है तो वो तो ब्लड नहीं दे पाता है, उसका ब्लड इनफैक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। हो सकता है ही इज एन अननोन पॉजिटिव, लेकिन एक बार पॉजिटिव आ जाए तो वो ब्लड तो यूज नहीं हो पाता है। राइट डॉक्टर पियाली, जो मैं आपकी बात समझा हूँ कि एक तो आप वेट देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनका वेट कम है तो मैं समझता हूँ कि उनके शरीर के अंदर में ब्लड की मात्रा भी जो है इंडिकेट से कम है। तो करीबन 50 kg के बॉडी के अंदर में सफिशिएंट 4 लीटर 4.5 लीटर जो हम लोगों का एक नॉर्मल खून है वो रहता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और दूसरा जो मैं आपकी बात से समझा हूँ कि आप फॉर पर ये डिक्लेरेशन लेते हैं कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन तो वो नहीं ले रहे हैं जो ब्लड के माध्यम से जो है डोनी यानी खून लेने वाले के ब्लड में भी पहुंच जाए, उससे नुकसान पहुंचा दे। वो कोई एंटीबायोटिक भी हो सकता है कोई, और यदि कोई डायबिटिक है तो वो कहीं ऐसा तो नहीं है ले रहा हो और या उससे जो है सामने वाले को हमेशा के लिए कुछ तकलीफें आ जाए, या ब्लड थिनर ले रहा हो और उसका ब्लड इतना पतला हो कि उसे कोई तकलीफ है डोनर को ही, या ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो भी आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि ब्लड डोनेट करने के बाद उनका प्रेशर और फॉल कर जाए यदि पहले से ही कम है। तो ये सारी चीजें जो है प्रिकॉशन के रूप में ली जाती है कि अननेसेसरी जो है ब्लड किसी का नहीं निकाला जाए, और यदि ब्लड निकल गया है तो उसके बाद आप लोग फर्दर टेस्ट करते हैं उस ब्लड को कि और बहुत सारी बीमारियों के अंदर में कि वो निगेटिव रहे, ताकि डोनी को जो है उन बीमारियों का इन्फेक्शन नहीं हो। यानी पूरी सावधानी जो है ये ब्लड डोनेशन के प्रोसेस में बिफोर यू स्टार्ट डोनेटिंग आपका वेट लिया जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नापा जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन लेवल को देखा जाएगा, और बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे जिससे कि कहीं न कहीं यदि वो अनफिट है, जिससे डोनी को नुकसान हो सकता है या डोनर को नुकसान हो सकता है, वो गारंटी आप लोग सुनिश्चित करते हैं। क्या मैं सही समझाऊं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने एकदम सही बोल रहे हैं। इसी तरह डोनर के इनफैक्ट मन में हम लोग कॉन्फिडेंस डाल देते हैं, वी इंस्टिल दैट कॉन्फिडेंस सो दैट ही कम्स फॉरवर्ड टू डोनेट इफ ही डजंट हैव एनी अदर डिजीज। राइट, मुझे लगता है कि डॉक्टर अलाउद्दीन वीवो 1818 से जुड़े हुए हैं। यदि जुड़े हैं तो अनम्यूट करें और हेलो करें, सबको नमस्ते करें। जी हाँ, वीवो 1818 से आप जुड़े हुए हैं। मैं आपको नीलम भी कर दे रहा हूँ, मैंने आपको पिन भी कर दिया है डॉक्टर साहब। एक मिथ है, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि मुझे डायबिटीज है, कंट्रोल है, मैं ब्लड देता हूँ, लेकिन कुछ ब्लड के क्लिनिशियन बोलते हैं कि हम आपका लेंगे नहीं, और वो उनसे बहस करते हैं कि मैं हमेशा दे रहा हूँ, आप हमसे क्यों नहीं लेंगे। एक लेडी आई थी हमारे पिछले ब्लड डोनेशन कैंप में, और वो एट्रोक्सिन पर थी, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म उसको था, और वो कंट्रोल था,
वो अपने TSH का रिपोर्ट लेकर के आई थी, T34 का रिपोर्ट लेकर के आई थी, करीबन 1 महीना पुराना रिपोर्ट था, और वो लड़ रही थी, फाइट आउट कर रही थी, लेकिन उससे और उसकी बेटी से जो है ब्लड नहीं लिया गया, थायराइड का प्रॉब्लम है बोल करके। तो इस तरीके के जो मेडिसिन है, कंट्रोल पर मेडिसिन चल रहा है लेकिन कंट्रोल में है, इसको लेकर के मुझे लगता है कि डॉक्टर टू डॉक्टर, क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन, टेक्नीशियन टू टेक्नीशियन कुछ डिफरेंसेस है। आपका क्या ओपिनियन है? कौन से लोग जो है कुछ एबनॉर्मलिटी के बावजूद भी ब्लड दे सकते हैं? इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि मैं धनबाद, रेड क्रॉस धनबाद से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं एक वॉलंटरी ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रामिंग करता हूँ धनबाद में, और धनबाद क्या पूरे झारखंड में बोलिए तो रिलेटेड टू वॉलंटरी ब्लड डोनेशन अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे इंस्टेड की मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, तो आप बेहतर होगा, क्योंकि ये डॉक्टर ही बेहतर इसका जवाब देंगे। मैं कोई MBBS डॉक्टर या कोई ब्लड बैंक का डॉक्टर नहीं हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अलाउद्दीन जी, आपने बताया, आपने लगभग 1 लाख डोनेशंस को मोटिवेट किया है। यस सर। तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। आप वॉलंटरी डोनर्स के लिए बताइए कि रक्तदान करने के पहले वो अपना मेंटल प्रिपरेशन कैसा करें, अपना फूड जो है, अपना हाइड्रेशन कैसा करें, अपने स्टोमक को एम्प्टी रखें कि वो अच्छा खाना खा करके आए, और रक्तदान करने के बाद में वो हाइड्रेशन करें कि नहीं करें, वो अपना मेंटल कंपोजिशन कैसा रखें, या अपना फूड वगैरह कैसा खाएं या नहीं खाएं, या वो कोई दवाई ले रहे थे और अलाउड है वो, तो रक्तदान पहले करने के पहले उसको खा करके आए या रक्तदान करने के बाद उसे खाएं। तो ये जानकारी आप दीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि जिनको ब्लड डोनेशन करना है, तो जिस दिन उनको करना है उसके 1 दिन पहले, एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर जो है, जो उनका रूटीन मेडिसिन है उसको ब्रेक करके वो डोनेशन कर सकते हैं। पहला बात। दूसरा कि कभी भी एम्प्टी स्टोमक में तो ब्लड डोनेट नहीं करना है, लेकिन ब्लड डोनेशन से जस्ट इमीडिएट पहले भरपेट खाना भी नहीं खाना है। नॉर्मल डाइट जैसे अपना लेते हैं मॉर्निंग आवर में ब्रेकफास्ट या आफ्टरनून आवर में लंच, तो उसके 1-1.5-2 घंटे के बाद भी आप डोनेट कर सकते हैं। एम्प्टी स्टोमक में तो कभी भी ब्लड डोनेट करना ही नहीं है, इससे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और ब्लड डोनेट करने के पहले तो फिजिकल जांच वगैरह जितना भी है वो तो ब्लड बैंक टीम करता ही है, और वेट वगैरह सारा लिया जाता है, जितने भी क्वेश्चन उनसे डोनर से पूछे जाते हैं। और डोनेशन से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि डोनर को एटलीस्ट 1 गिलास पानी पिलाकर, क्योंकि वो कहीं से आ रहा है, थका हुआ हो या अंदर पेट में खाली हो सारा चीज, तो पानी वगैरह जरूर उसको पिलाकर, इसके बाद डोनेशन के बाद उनको 10 मिनट हम लोग के मैंने डॉक्टर के नजर में रखते हैं, ताकि वो अगर कोई प्रॉब्लम भी होगा तो डॉक्टर उनको देखेंगे, ब्लड बैंक के डॉक्टर रहते हैं। और उसके बाद डोनर को रिफ्रेशमेंट वगैरह दिया जाता है। इसी बहाने उसको कुछ देर बैठाकर ब्लड बैंक टीम के साथ रखा जाता है। उसके बाद फिर उनको जो भी सर्टिफिकेट वगैरह या कुछ ऐसा मोमेंटो वगैरह देकर तब फिर हम लोग तभी उनको रिलीज करते हैं। इसी तरह से डोनेशन वगैरह चलता है। और धनबाद के अलावा मुझे लगता है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मैं कैंप वगैरह करता रहता हूँ। झा साहब हैं और जो भी लोग हैं ब्लड बैंक से रिलेटेड, वो लोग मुझे अच्छे से जानती हैं। इवन डॉक्टर प्याली गुप्ता भी मुझे अच्छे से जान रही हैं। ब्लड बैंकिंग से जुड़ा हुआ हूँ काफी समय से, और बस ये इस तरह से चल रहा है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। जी, आपने बहुत अच्छा कहा। अब मैं अरविंद जी से एक सवाल करता हूँ। अरविंद जी, जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, कल को उनके परिवार को, उनके मित्रों को, उनके पहचान वालों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, और ब्लड का तो शॉर्टेज है, तो ब्लड की कितनी शॉर्टेज है आप इसके बारे में बताएं। और साथ में आप यह भी बताएं अरविंद जी कि यदि कोई ब्लड डोनर है तो वो ब्लड डोनेशन से अपने दोस्तों को, अपने परिवार को कैसे हेल्प कर सकता है। इसमें थोड़ा सा हमारे स्टेट में कुछ अभी डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि अराउंड द कंट्री यही मान के चलते हैं, और हमारे जो दूसरे ब्लड बैंक्स हैं जो छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, वहां पे एंड अराउंड द कंट्री यही कंसेप्ट है, इफ यू आर डोनेटिंग ब्लड, तो ब्लड के साथ साथ अगर हम मोमेंटो दे रहे हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं और एक सर्टिफिकेट भी देते हैं जिसकी वैलिडिटी डिपेंडिंग कि 1 ईयर to 2 ईयर होता है, कि अगर आपको जरूरत पड़ता है फॉर योर ओन और इमीडिएट ब्लड, तो ब्लड बैंक विल प्रोवाइड यू अगेंस्ट दिस कार्ड।
झारखंड सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उनका ये सोचना है कि इफ यू आर डोनेटेड ब्लड, आपने दान कर दिया तो फिर उसके बारे में मत सोचिए। बट एज ए ब्लड बैंक वी टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम लोग जानते हैं कि अगर हम कार्ड नहीं दे रहे हैं तो वेयर ब्लड तो हम किसी न किसी को दे ही रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास आज 100 यूनिट्स है एंड वी आर गिविंग ऑन रिप्लेसमेंट, और अगर 100 यूनिट और आ गए हैं तो ये जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो किसके लिए हम लोग डोनेशन कैंप कर रहे हैं? टू द नीडी। तो जो डोनर है अगर वो खुद नीडी होगा तो ही इज द मोस्ट प्रीशियस पर्सन फॉर अस, तो उनको हम लोग डेफिनेटली ख्याल रखते हैं, उनको या उनके परिवार को या उनकी संस्था को। जैसे लायंस क्लब से आपने कैंप कराया है, लायंस क्लब से कभी भी कोई कॉल आता है कि कोई मजबूर आदमी है आप उनको दे दीजिए, तो वी टेक केयर ऑफ दिस। तो जब हम एक पूरे संस्था का ख्याल रख सकते हैं तो सर्टेनली जो डोनर जिसने अपना रक्त दिया है उनकी तो हमारी प्रायोरिटी है। हर एक ब्लड बैंक का प्रायोरिटी भी है, हमारा धर्म भी है, क्योंकि उन्हीं के ब्लड से ही तो पूरा ब्लड बैंक चल रहा है। ये हमारा है। अरविंद जी, जो मैं समझता हूं कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने खून दिया है, दान दिया है, और रक्तदान महादान है, तो रिटर्न में हम लोग को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन अच्छे कर्म का ये सुफल तो है ही है कि जो दान देने वाला आदमी है, ऐसी संस्था से जुड़ा हुआ है जो दान देती है, तो ब्लड बैंक वाले जो है खुद से जो है ह्यूमन वैल्यूज के साथ में, अपने एथिक्स के साथ में ये कोशिश करते हैं कि उसको ब्लड की कमी नहीं हो, जब वो चाहे तो उसे ब्लड मिल जाए। सही है ना? एग्जैक्टली, दोनों चीज है सर। एक तो ये जो नियम कानून इसलिए झारखंड स्टेट में हुआ है क्योंकि बीच में कुछ कार्ड का मिस यूटिलाइजेशन हुआ है और कार्ड बहुत चीज हुआ है। लेट अस नॉट डिस्कस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक बार बनाई है, बट जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि ब्लड जा किसको रहा है, टू द नीडी। तो ये हर एक ब्लड बैंक का, ब्लड बैंक ऑफिसर का, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर का। अब एक नई चीज आ गई है कि एवरी ब्लड बैंक शुड हैव अ काउंसलर। तो जो हमारी काउंसलर है उनका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले जिस नीडी को आपको ब्लड देना है उसको देना है, जिनके पास डोनर नहीं है। और चूंकि अगर आपने 2 महीना पहले डोनेट किया है या 1 महीना पहले डोनेट किया है, अगर आपका 90 दिन नहीं हुआ है, दिस मीन्स यू डोंट हैव अ डोनर, यू कैन डोनेट, तो यू आर द मोस्ट नीडी पर्सन फॉर दैट टाइम बीइंग। तो ये हमारा धर्म है और हमको लगता है ये धर्म सारे ब्लड बैंक अराउंड द कंट्री इसको निभाते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच अरविंद जी। आप हमारे क्लब के सदस्य भी हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप हमेशा हमारे सारे सदस्यों के, उनके परिवार का ख्याल रखते हैं। और मैं डॉक्टर विनोद सर, हमारा इन कंटिन्यूएशन में डॉक्टर टीबीके सिन्हा, अलाउद्दीन जी और डॉक्टर प्याली, जो आपने सवाल पूछा है, और उसके साथ साथ एक छोटा सा आपने लगाया भी था कि वन शुड डोनेट इन अ लाइसेंस ब्लड बैंक। जी, जो आपकी बातों, तो ये जो दोनों चीज अभी जो हम लोग बता रहे थे कि प्री डोनेशन एंड पोस्ट डोनेशन, 2 ही डोनेशन स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं बेसिकली। एक है प्री डोनेशन, जो प्री डोनेशन स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं, ये डोनर की सेफ्टी की, हमारा 2 ही काम है। एक, हमको डोनर को देखना है कि वो इतने सेफ रहे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नंबर 1। उनको थोड़ा सा भी अगर अनकंफर्ट होगा तो अगली बार आने से वो कतराएंगे, डरेंगे, तो उनके सेफ्टी और कंफर्ट को हमको देखना है। एंड पोस्ट डोनेशन जितनी भी स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं वो उस पेशेंट के लिए करते हैं जिसको ये ब्लड जाना है। ये हम 1 लाइन में डॉक्टर टीबीके सिन्हा सर का और डॉक्टर प्याली मैडम का जो ये जिस्ट है वो 1 लाइन जिस्ट यही है। प्री डोनेशन जो भी होता है कि आपने खाना खाया था, क्या आप भूखे पेट हैं, क्या आप रात में अच्छे से सोए हैं, क्या आपने अभी जैसे एक और हो गया था कि अगर आपने 14 दिन के अंदर में वैक्सीन लिया है तो आप डोनेट मत कीजिए, अगर आप बहुत थके हुए हैं तो डोनेट मत करिए, अगर आपने 3 महीने के अंदर में डोनेट किया है तो आप डोनेट मत कीजिए, अगर आपकी वजन कम है तो आप बीपी ज्यादा है या कम है तो मत कीजिए। ये सारी चीज हम लोग उस डोनर की सेफ्टी के लिए देखते हैं। दिस इज फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद जो पार्ट है, जो अभी डॉक्टर मैडम ने कहा, डॉक्टर टीबीके सिन्हा सर ने कहा है, वी स्क्रीन फॉर HIV, HVSAG, HCV, मलेरिया, सिफिलिस, क्योंकि यही चीज जो है ये ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट होता है दूसरे को। तो उसके बाद की जो स्क्रीनिंग है वो हम लोग करते हैं कि इस ब्लड से किसी दूसरे को भला के बदले में कोई बुरा नहीं हो जाए।
तो इसी कारण इतना जो नैको हो, हमारी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी हो, कि जब भी आप डोनेट करें और या ब्लड लें तो फ्रॉम अ लाइसेंस ब्लड बैंक ओनली। अपार्ट फ्रॉम हमने जो बनाया है, सरकार की गाइडलाइन हरदम आते रहती है फॉर द सेफ्टी ऑफ अगेन दिस बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट। ये जो क्वेश्चन आया है उसको भी हरदम वो रिवाइज करती रहती है गवर्नमेंट, एंड थ्रू आउट द कंट्री वही क्वेश्चन आया जो आपको आज रांची के वेदांता अस्पताल रांची में मिलेगा, वही जमशेदपुर में भी मिलेगा, वही अहमदाबाद में भी या दिल्ली में भी वही मिलेगा। राइट, थैंक यू अरविंद जी। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर टीके सिन्हा साहब से। डॉक्टर साहब, मुझे ये बहुत अच्छे से जानना है या सभी को जानना है कि आखिर कितना ब्लड हम लोगों को इस देश में चाहिए और कितना ब्लड हम लोग अवेलेबल करा पाते हैं, और ब्लड की कमी के कारण, समय पर खून नहीं मिलने के कारण कितने लोगों की अंदाजन मौत हो जाती होगी। कोई आइडिया या कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है? ऐसा है कि मिस्टर जैन, स्टैटिस्टिक्स तो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये हम बता देंगे एक जनरल कि हमेशा ब्लड की हमेशा ही कमी रहती है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया पेशेंट को हमेशा ही ब्लड चढ़ता है और हमेशा ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारे कुछ परसेंटेज, बहुत अच्छा परसेंटेज है 30-40% जो उनको चले जाता है, और उसके बाद है कि कुछ जो प्लान्ड ऑपरेशन है या भी पोस्ट ऑपरेटिव, तो ब्लड की कमी अभी इंडिया में ब्लड वो कमी हर जगह है, हर स्टेट में है। ये हम स्टैटिस्टिक्स तो अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये आपको बता दे रहे हैं। जो थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया है डॉक्टर साहब, भारत को हर साल 5 करोड़ यूनिट की आवश्यकता पड़ती है। रूरल एरिया में तो ब्लड बैंक की पहुंच ही नहीं है, वो लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, उनको मिल नहीं पाता है। हम लोग जो है डोनेशन के माध्यम से लगभग 2 करोड़ यूनिट साल का इकट्ठा कर लेते हैं। 3 करोड़ यूनिट का शॉर्टेज रहता है, और इस 3 करोड़ यूनिट की शॉर्टेज के कारण, या शॉर्टेज नहीं है, हम लोगों तक टाइम पर पहुंचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस पर वो घटना घट गई या जरूरत थी वो ब्लड बैंक से उतना डिस्टेंस तक ट्रेवल करके टाइमली पहुंचा देना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, डिफिकल्ट था, तो काफी लोगों की मौत हो जाती है। और एक और प्रिंसिपल जो मैंने समझा था, उसके कारण भी मैंने भगवान के कृपा के कारण 4-5 लोगों का जान बच गया है। उसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन आवर, कि साहब एक्सीडेंट होने और ब्लड जो है जब तेजी से लॉस हो रहा है, उसके विदिन जो है 2 आवर 3 आवर के अंदर में यदि उस पेशेंट को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है, यदि ब्लड लॉस हुआ उसको ब्लड रिकवरी वापस से ब्लड मिल जाता है या मिलना शुरू हो जाता है, तो डेथ के चांसेस को काफी बचाया जा सकता है उस गोल्डन आवर के पीरियड के अंदर में। उसका भी फायदा जो है होता है। तो इसके लिए जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रेरणा देकर के ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की आवश्यकता है, जिसमें मैं थैंकफुल हूँ लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव जी का, जो आगामी 25 अक्टूबर को सेंट जेवियर्स कॉलेज में एनसीसी के साथ में कोऑपरेशन करते हुए और कॉलेज के बच्चों के साथ में कोऑपरेशन करते हुए वो काफी यूनिट का ब्लड डोनेशन कराने का प्रयास कर रही है। तो मैं अरविंद जी से जानना चाहूंगा, अरविंद जी, कैंप लगाने के लिए जो भी लोग समाज के आज जो भी लोग यहाँ सभा में उपस्थित है, मेरे को लगता है कि हर आदमी आराम से ब्लड कैंप, डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज कर सकता है। वो अपने ऑफिस में कर सकता है, अपने मोहल्ले में कर सकता है, अपनी सोसाइटी के अंदर में कर सकता है, अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में कर सकता है। वो मैंने अपने धार्मिक समाज के अंतर्गत या अपना लायंस क्लब, रोटरी क्लब या ऐसा कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत, तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं। मुझे लगता है एक अकेला आदमी भी चाह लेगा तो वो कैंप ऑर्गेनाइज कर सकता है। क्या आपको कैंप के अंदर 25-50 यूनिट चाहिए या 5 यूनिट भी यदि आपको कहीं मिलता हो तो आप वहां पर जो है डोनेशन को फैसिलिटेट करने को तैयार हैं? कैंप कैसे लगाएं, कैंप के लिए इनिशिएशन कैसे करें, इसके ऊपर में जो है और कौन कैंप लगा सकता है, ये आप बताइए। इसमें सर कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट जो अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास या हमारी सरकार के पास उतनी नहीं है। अदरवाइज 50 यूनिट या 100 यूनिट या 50 एंड अबव के लिए तो हमारी पूरी टीम, क्योंकि बहुत सारी इसमें फॉर्मेलिटीज हैं,
सेफ्टी मेजर्स को हमको देखना पड़ता है। हम कैंप से पहले हमारी टीम जाती है, उस साइट को विजिट करती है, वो हाइजीन है कि नहीं है, एयरी है कि नहीं है, टेम्परेचर कैसा होगा, एवरीथिंग फॉर द सेफ्टी ऑफ डोनर एज वेल एज फॉर द हाइजीन पार्ट फॉर द ब्लड जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, वहां गंदगी तो नहीं है। और ये सब चूंकि प्रक्रिया इतनी बड़ी है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर 25 से ऊपर डोनेशन हो तो वो एक वाइबल एटमोस्फियर होता है। और अगर 5 है या 10 है तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप हमारे यहाँ, चूंकि हमारे अपने इन हाउस ब्लड बैंक में भी कैंप चलते रहता है, तो यू कम हियर। और इन हाउस ब्लड बैंक में तो एवरीथिंग इज देयर, वो रेडीमेड बना हुआ है, एयर कंडीशन इज गोइंग ऑन, द हाइजीन इज मेंटेन, एंड फॉर 5 डोनेशन इट विल हार्डली टेक 1.5 आवर। इंस्टेड की मेरी पूरी टीम ब्लड बैंक की, मेरी मतलब किसी भी ब्लड बैंक की पूरी टीम सुबह से शाम तक जा रही है और वो जितने समय में 5 यूनिट उन्होंने कलेक्ट किया है उतने ही समय में वो अपने ब्लड बैंक में वो 25 या 50 या उससे ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इथिकली भी ये सही नहीं होता है कि आप 5-10 यूनिट के लिए, 5 यूनिट के लिए एटलीस्ट फॉर 5 यूनिट्स वन शुड मूव फॉर द कैंप। दूसरा है कि जो हम लॉजिस्टिक की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, देयर आर अदर, हम जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जो डेवलप्ड शहर हैं, वहां पे दे हैव मोबाइल डोनर वैन इन अ स्मॉल ये ऑल्सो। जैसे हमारे पास जो सरकार की है उसके साथ मजबूरी है कि वो सब जगह नहीं जा सकती है, बड़े जगह पे ही जा सकती है, रोड्स होने चाहिए, ये होने चाहिए, तो छोटे छोटे मोबाइल डोनर वैन भी होते हैं। आप वहां जा रहे हैं, जैसे बैंक में अगर उनको छुट्टी नहीं मिल रही है तो बैंक के नीचे में वैन लगा हुआ है, आप लंच के समय में आइए, आप डोनेट करके चले जाइए। हम लोग भी सेवा सदन की तरफ से कुछ प्रयास कर रहे हैं, सारे लोगों को हम लोग कर रहे हैं। वी आर रियली थिंकिंग कि एक छोटा सा हमारा 3 सीटर मोबाइल डोनर वैन होना चाहिए, तब ये समस्या जो है कि द वैन विल गो, 5 आए चाहे 15 आए और एक टेक्नीशियन हमारे साथ रहेंगे वहां पे, तो वो पार्ट नहीं होगा। वो हम लोग राइट नाउ अभी जो सिनेरियो है, इट इज एडवाइजेबल कि 25 से ऊपर अगर कैंप होता है मिनिमम तो आउटडोर कैंप हो, और उससे कम है तो वी विल वेलकम जो नजदीकी ब्लड बैंक है आप वहां आए और आके डोनेट करें। जी धन्यवाद अरविंद जी। अक्टूबर के महीने में हमारे और आपके क्लब के द्वारा जो है 2 ब्लड डोनेशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया, कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। दोनों में जो है वैन आई थी, एक बार 2 सीटर आई थी, एक बार 4 सीटर आई थी, और हम लोगों ने जो है बहुत ज्यादा यूनिट तो नहीं कलेक्ट किया, एक में 15 किया था, एक में 18-20 किया हम लोगों ने यूनिट कलेक्ट, और 15 मिनट का समय लगा था एक डोनेशन करने में, हार्डली 10 से 15 मिनट। मतलब बहुत समय नहीं लगता है डोनर को, ऐसा नहीं है कि बहुत समय तक जो है ब्लड डोनेशन के लिए वेट करना होता है। चेयर में बैठने के बाद में 10 से 15 मिनट के अंदर में वो फ्री हो जाता है। और 2 सीटर है तो यानी कि हम 1 घंटे के 15 मिनट और 1 घंटे के 8 डोनेशन कर लेते हैं, और 20 डोनेशन करना है तो 2-3 घंटे के अंदर वो काम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यदि ये फैसिलिटी रहती है जहां भी, तो अपार्टमेंट के अंदर में भी डोनेशन किया जा सकता है, टेम्पल्स के अंदर में भी किया जा सकता है, क्योंकि हमको तो टेम्पल के हाइजीन से कोई लेना देना नहीं है, हमको तो वैन के हाइजीन से लेना देना है। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है और जरूरी होने पर ये भी ऑर्गेनाइज हो सकती है। आप लोग जो जाकर के वहां पर बेड लगाते हैं या चेयर लगाते हैं, उसमें आप लोग क्या व्यवस्था को बनाते हैं, डोनर की सुविधा के लिए क्या एम्बियंस वहां बनाते हैं, किस तरीके के लोग वहां रहते हैं, ये आप बता देते। मोटा मोटी हम लोग अंतिम मुकाम की ओर है। सर बेसिकली वही है कि हमको हाइजीन देखना है, और हमको जो सपोर्ट्स जो इन हाउस ब्लड बैंक में जो चीज हम लोग मेंटेन करते हैं, वहां का टेम्परेचर कैसा है, सफाई है कि नहीं है, बिजली के कनेक्शंस है कि नहीं है ना, और वॉशेबल फ्लोर्स है वो साफ हो रहे हैं कि नहीं है, ये सारा चीज को देखना है कि डोनर को किसी भी एंगल से डिस्कम्फर्ट नहीं हो। क्योंकि अगर एक डोनर अगर डोनेट करने में उनको अगर परेशानी होती है तो इट्स अ लॉस ऑफ से 100 यूनिट्स, बिकॉज एवरी डोनर इज अ पोटेंशियल ऑफ अ सेंचुरियन डोनर जो हमारे पास है। तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर एक डोनर को अगर हमने प्रिक करने में या टेम्परेचर अगर वहां पे ज्यादा अनुकूल नहीं है तो माइट बी ही विल गो इन अ वैसोवगल अटैक, जो अभी डॉक्टर टीबीके सिन्हा बता रहे थे, ज्यादा गर्मी है, धूप चल रहा है, ये हो रहा है ना। तो उनको अगर एक बार परेशानी हो जाएगी और वो नहीं देंगे तो इस देश का 100 यूनिट ब्लड घट जाएगा। हम लोग यही मान के चलते हैं एज ए ब्लड बैंक।
तो इट्स नॉट अ यूनिट। तो ये चीज हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं। अगेन जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है उसके लिए चूंकि हमें बिजली की कनेक्शन चाहिए, प्रॉपर अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो रुके नहीं बीच में। और अगर नहीं है तो फिर हमारी ब्लड बैंक अपना व्यवस्था करती है, यूपीएस ये सब लेके जाती है, बैटरी बैकअप एंड ऑल। ये है हम लोग देखते हैं। राइट, यानी कि कोई भी अच्छे ऑफिस के अंदर में जहां साफ सफाई हो, थोड़ा सा स्पेस हो, वहां पर पूरा सेटअप को लगाया जा सकता है। और 2 चेयर भी यदि लगा दिए तो 3-4 घंटे के अंदर में जो है काफी यूनिट जो है कलेक्ट हो सकते हैं। और जिसको जिस भी कर्मचारी को जैसी है जैसा समय मिले वो आकर के 1 by 1 जाकर के देख करके जा सकते हैं। और इसमें हमको लगता है अभी आशा आई हुई है, वी विल अप्रिशिएट सेवा सदन हैज मेड अ ट्रेमेंडस रिकॉर्ड इन ब्लड डोनेशन नेक्स्ट टू RMCH। वो सब जगह चले जाते हैं, चाहे वो आर्मी का कैंप हो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हम लोग सब जगह दे हैव मेड अ रिकॉर्ड इन दैट वे कि जहां कोई नहीं होता है ये लोग दे आर डूइंग एंड अंडर गार्जियनशिप ऑफ डॉक्टर SK सिन्हा, जो बहुत ही 40 साल का तजुर्बा है उनके पास, तो उनके साथ करके कर रहे हैं। और हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, जो दूसरे ब्लड बैंक्स हैं, जो नए ब्लड बैंक हैं, गवर्नमेंट ब्लड बैंक भी अब धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं हमको सब जगह जाना है। और अगर वैन है वेल एंड गुड, नहीं है तो हम लोग वहां पे व्यवस्था करेंगे। राइट, तो हम लोग मोटा मोटी जो है हम लोगों के जितने प्रश्न थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे मैंने आप लोगों से पूछा है। हमारे ऑडियंस के पास भी डेफिनेटली कुछ न कुछ प्रश्न जरूर होगा। तो जैसे हमारी अनुपमा लोचन जी हमारे पास्ट प्रेसिडेंट है, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, इन्होंने अभी अभी ब्लड दिया था। आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि ज्यादातर विमेन डोनर जो भी आई थी उसमें से रिजेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा था, होमोग्लोबिन का लेवल कम था या ब्लड प्रेशर कम था। तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछिए। डॉक्टर पियाली गुप्ता भी है यहाँ पर, डॉक्टर TBK सिन्हा साहब भी हैं, अरविंद जी भी काफी एक्सपीरियंस्ड है, और भी लोग हैं डोनर्स की ओर से। अलाउद्दीन जी ने काफी लोगों का डोनेशन कराया हुआ है। सो नाउ द फोरम इज ओपन फॉर 10 मिनट्स और शो फॉर ओपन सेशन। आप अपना माइक खोल सकते हैं, एक बार में एक माइक खोलें और अपनी बात को रखें। अल्ताफ, अनंत, आयुषी, रंजन, संजीव, आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है। राज कलकत्ता जी, प्रियतम सिंह, माही, नायक, इवन एलिन, आपका कोई क्वेश्चन हो? मेरा एक क्वेश्चन है जी। थैंक यू प्रेसिडेंट। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी को थायराइड है तो क्या वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? डॉक्टर TBK सिन्हा सर होंगे। डॉक्टर पियाली या डॉक्टर TBK साहब? डॉक्टर सिन्हा का खुल गया है। अनुपमा जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। और ये थायराइड जो क्राइटेरिया बना हुआ है, ये आपको ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया का क्राइटेरिया बना हुआ है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो बहुत सारे रिसर्च के बाद ये देखा गया कि हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म, इवन आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनका थायराइड नॉर्मल है तो भी उनका ब्लड नहीं लेना है। ये बहुत रिसर्च के बाद ये डिसाइड किया गया है और ये क्राइटेरिया ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने बनाया है और हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। और आपको साथ में बता दें कि डायबिटीज है जिनको, अगर वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ले रहे हैं और उनको किडनी फंक्शन नॉर्मल है या अपने से पैर नहीं फूल रहा है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो भी ब्लड दे सकते हैं। हाँ, अगर इंसुलिन लेते हैं तो वो ब्लड नहीं देंगे। हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है कि अगर वो ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं और उनका उस समय ब्लड प्रेशर नॉर्मल मिलता है और उनको कोई भी किडनी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो भी ब्लड दे सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया बना हुआ है ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया का। तब तो बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे डोनर्स की। अगर हमें थायराइड है तो भी हम लोग डोनेट कर सकते हैं, कुछ समाज के काम आ सकते हैं। नहीं, थायराइड वाले दे नहीं सकते हैं, जो जिनको वो नहीं दे सकते हैं। ये ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है, ये बोलता है। अच्छा, डायबिटीज वाले लोग दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मेरा था प्रदीप जी, ये डॉक्टर साहब से कि लाइक
इंसुलिन डिपेंडेंट हैं तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? लाइक अगर जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं, अगर उसको जानते हैं कि ये नॉन डायबिटिक है और उसको हम दे रहे हैं, तो उसमें इंसुलिन डिपेंडेंसी कैसे इंटरफेयर करेगी? ऐसा है डॉक्टर प्रिया कि वो इंसुलिन जो लेते हैं तो उसके साथ साथ थोड़ा सा वो किडनी और ये किडनी फंक्शन ये सोचा जाता है कि वो किडनी फंक्शन उनका प्रॉपर नहीं होगा, ये एक्सपेक्टेशन होता है। तो वो एक्चुअली क्या कि टू बी ऑन द सेफ साइड हम लोग जो और उनका जो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कंडीशन है ये ब्लड डोनेशन। तो इसलिए मतलब ये डोनर के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर जो जिसको मिल रहा है उसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इंसुलिन डिपेंडेंसी। यस, डोनर के लिए हम लोग डोनर को कुछ कोई साइड इफेक्ट नहीं हो इसके लिए हम लोग रोकते हैं। और इंसुलिन का जो इंसुलिन का लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डोनर मेनली डोनर के लिए, डोनर सेफ्टी के लिए। हाँ, वही जानना चाह रहे थे कि एक्चुअली क्योंकि मतलब इससे जिसको दिया जा रहा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंसुलिन का तो 6 मिनट्स का हार्डली हाफ लाइफ होती है, तो वो तो खत्म ही हो जाएगी। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन अरविंद जी से रहेगा। बहुत जगह विज्ञापन रहता है या बताया जाता है कि 1 यूनिट 3 लोगों की जान बचा सकता है। कैसे साहब 1 से 3 कैसे होता है, थोड़ा सा बताएंगे अरविंद जी? ये भी हमको लगता है डॉक्टर टीबी के सिन्हा और अच्छे से डिटेल्स बताएं। ठीक है डॉक्टर टीबी के सिन्हा। ऐसा है कि जो हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड लेते हैं, वो होल ब्लड है। और उसका जब उसके बाद उसके ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पैक्ड सेल हो गया, और उसके बाद प्लेटलेट्स हो गए, उसके प्लाज्मा हो गया। तो ये मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं इसके। ये 3 डिफरेंट पेशेंट को ये तीनों कंपोनेंट जाएंगे, तो 3 डिफरेंट पेशेंट को फायदा होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक ब्लड से 3 पेशेंट का बेनिफिट होता है इससे। राइट, मतलब 1 पर 2 फ्री है। 1 डोनेशन के पुण्य पर 2 फ्री पुण्य मिल जाता है। जी, हाँ, आपने ठीक कहा। बहुत अच्छी बात है। दर्शकों का किसी का सवाल हो? छवि, रंजन, संजीव। सर एक बच्चे ने क्वेश्चन उसने पूछ रखा है। एक बार चैट में आप देखिए, चैट मैसेज है। वो पार्किंसन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज कैन दे डोनेट ब्लड? ऐसा है कि पार्किंसनिज्म में वो दवा लेते हैं जी। अच्छा, और वो दवा वो एडवाइजेबल नहीं है उनका ब्लड लेना, ये बात है। राइट, न्यूरोजेनिक है तो सर्टेनली। और रिप्लेनिश सलोनी अभी जस्ट बात हुई है कि रिप्लेनिश जो है वैसे तो 1 वीक में ही हो जाता है अगर एक यूनिट की हम लोग बात करते हैं, लेकिन 3 महीने का समय पूरा दिया जाता है। तो ये एक बच्चे ने और पूछ रखा था दैट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिप्लेनिश द पिंट ऑफ ब्लड आई डोनेट? हाँ, वो जो 1 वीक की बात है तो 1 वीक में तो सबकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। हाँ, जो आरबीसी का जो लाइफ है तो जो वो रिकवर आरबीसी का जो लाइफ है वो 120 डेज 120 डेज। लेकिन वो 90 डेज में वो पूरा आरबीसी सभी वो रीजनरेट हो जाते हैं। राइट। That's what I just wanted to add कि मैंने the focus is कि जब donor is suffering from any kind of, we are suspecting, the medical officer in charge is suspecting कि डोनर को कोई किडनी या लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, ऐसे डोनर का ब्लड हम नहीं लेते हैं। सो दैट इन considering the safety of the donor, it is not the recipient. We are considering the safety of the donor first. And taking that into consideration, we don't take that donor's blood. Okay. चलिए मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ डॉक्टर साहब। एक मेरे मित्र ने कहा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया था, अरविंद जी आप भी थे उस समय वेदांता में। वो बेचारा दौड़े गया वहां पे ब्लड देने के लिए, क्योंकि जरूरत थी ब्लड की। पर्टिकुलर ग्रुप था, आई डोंट नो वो क्या था, वो नेगेटिव था कि क्या था। और वहां पर जब फॉर्म भरा गया तो उससे पूछा गया कि क्या आपने पिछले 24 घंटे या 48 घंटे में शराब पी है? उसने वहां लिखा यस।
और उसका ब्लड नहीं लिया गया और बहुत दुखी हो गया था कि मेरा ब्लड नहीं लिया गया, तो आखिर ब्लड में यदि 24 घंटे के बाद में क्या अल्कोहल के ट्रेसेस रह जाते हैं, और अल्कोहल का ट्रेस यदि रहता है तो रेसिपिएंट को क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन में मैं देखता हूँ कोल्ड कफ वगैरह में अल्कोहल रहता है, तो ऐसा क्यों? सर, सिन्हा सर विल लाइक टू टेक द क्वेश्चन। ऐसा है कि अल्कोहल भी एक ड्रग है, और ये अगर ठीक है, ये एडल्ट के केस में वो ड्रग है तो वो ट्रांसफ्यूजन के बाद पेशेंट के अंदर में जाएगा, वो अगर ट्रांसफ्यूजन होगा तो अल्कोहल उसके वो ब्लड में रहता है, जो उनको उसको मिलेगा। और जो पेशेंट ऑलरेडी जो परेशान है और जो भी मैंने डिजीज है उसका डिफरेंट ऑर्गन्स, तो वो अल्कोहल को डैमेज करेगा। इसलिए हम लोग उसका ब्लड हम लोग जो अल्कोहल लेते हैं लिए हैं विद इन 48 आवर्स, तो हम लोग उसका नहीं लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल उस पेशेंट को। मोरोवर आई जस्ट वांटेड टू ऐड इसमें भी कि इसकी कोई वी कैन नॉट एक्चुअली मेजर, मात्रा तो मेजर नहीं कर सकते हैं, बट अगेन जैसे सर बोले थे कि दीज आर सर्टेन नॉर्म्स सेट बाय द ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, सो दैट इसमें कोई आर्बिट्रेरीनेस नहीं रहे कि वो कितना लिया, कब लिया, ऐसे। सो दीज आर सेट पैटर्न सो दैट वी कैन अवॉइड एनी प्रॉब्लम टू द डोनर और टू द रेसिपिएंट बेसिकली। लाइटर मोड में दवा काम करेगी, दारू नहीं काम करेगा। मेरे को लगता है कि और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। लास्ट क्वेश्चन यदि किसी का है तो। छवि सिंह हैज रेज हैंड। हाँ छवि, पूछिए, खोलिए, पूछिए। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद सर, मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये था, आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर्स that generally we are advised, as you only said right now, कि हम लोग मेडिसिन या फिर अगर हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस पे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ someone is suffering from thyroid, so they are not permitted to donate blood. So I wanted to ask कि हम लोग तो थायराइड को नॉर्मलाइज करने के लिए, मतलब जो भी जिनको भी थायराइड सफरिंग होते हैं उसके लिए वो पिल्स लेते हैं, तो क्या उससे मतलब थायराइड जब नॉर्मल हो जाता है तो मतलब will that affect in recipient? थायराइड जो ड्रग लेते हैं वो ड्रग वो ब्लड में रहता है, तो वो फिर उसके बाद जो फिर जिस पेशेंट को दिया जाएगा तो वो मात्रा कुछ एल्ट्रॉक्सिन या जो भी है वो जाएगा उसके में, तो वो ऑलरेडी वो पेशेंट एक स्ट्रेस कंडीशन में रहता है, तो एडवाइजेबल नहीं है कि वो थायराइड का जो मेडिसिन उस पेशेंट में उसको ट्रांसफ्यूज हो जाए। हाँ सुनंदा, पूछिए सुनंदा। हाँ गुड इवनिंग सर। सर आप लोग जैसा कि अभी बात हो रहा था कि 12.5 अगर हेमोग्लोबिन है तभी ब्लड डोनेट करना चाहिए, पर लास्ट ब्लड डोनेशन जो कैंप हम ज्वाइन किए थे उसमें मेरा 11.5 था, तो वहां पे जो वैसे हम ब्लड डोनेट करने गए नहीं थे, पर वो बोले कि 11.5 है तो आप डोनेट कर सकते हो। हम दिए नहीं, अभी तक हम कंफ्यूजन में ही है कि 11.5 के साथ देना चाहिए ब्लड या फिर नहीं। आपने ठीक किया, आपने ब्लड नहीं दिया। One should not donate. It's a standard set by the Drug Controller General of India. And वो भी ऐसे ही नहीं सेट करते हैं, इन्होंने पूरा हमारी पूरी साइंटिस्ट की टीम एंड मेडिकल टीम ने डिसाइड किया है कि 12.5 lower than that one should not donate. चलो हम लोग क्लोज करना चाहेंगे और लाइटर मोड में मैं एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ। हम लोग अपना ब्लड डोनेशन करके आते हैं, हैप्पी आते हैं, कितना लेवल ऑफ होमोग्लोबिन हम लोग कम करके आते हैं फॉर फ्यू डेज। यदि हमारा कुछ तो दे के आ रहे हैं ना, तो यदि हमारा 13 है तो क्या हम 12 पे आ जाएंगे कि 11 पे आ जाएंगे और फिर वापस 13 कितने दिनों में आ जाएंगे? नॉर्मली it hardly decreases. Hardly, I think less than 0.5 or so it decreases and it will come back very soon. हमको I have not measured, मेरे को याद नहीं सिन्हा सर ने कभी किसी डोनर का मेजर किया कि नहीं। We often do such experiments. अगर सर के पास कुछ बेटर ये है तो बताएंगे। ऐसा है कि जैसे कि 350 मिलीलीटर ब्लड जाता है
तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको लगता है कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन हो सकता है इमीडिएटली थोड़ा हीमोडाइल्यूशन से वो घटेगा 1 ग्राम, दैट्स ऑल। उसके बाद वो विद इन 7 days वो आपका जो 12.5 है वो पहुंच जाएगा। यानी कि यदि हीमोग्लोबिन यदि 13 है तो 1.3 के आसपास मैक्सिमम कम होने का थोड़ा बहुत संभावना है, जो कि अगले ही दिन से मेकअप होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हम लोग बहुत लंबे समय तक तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर प्रिया से कहूंगा कि थैंक्स गिविंग भी करें आप, और अपना कमिटमेंट देखिए 50 मिनट से नीचे वायबल नहीं है इन्होंने कहा है। राइट। बताइए कि 25 को हम लोग सेंचुरी पार करने जा रहे हैं? Most probably, and we'll try our level best. Most probably we'll do it. आपका कॉन्फिडेंस से तो हमको लग रहा है कि सेंचुरी कम लग रहा है, मेरे को डबल सेंचुरी बोलना था आपको। नहीं बिल्कुल। अरविंद आपको म्यूट कर रहा हूँ। थैंक्स गिविंग के लिए हमारे बीच में लायंस क्लब के एरिया लीडर, पास्ट मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन, मल्टीपल काउंसिल मतलब एंटायर ईस्टर्न इंडिया, और हमारे क्लब के बहुत ही सीनियर सदस्य, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थैंक्स गिविंग करें और थोड़ा बहुत यदि ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशन भी दें। धन्यवाद अध्यक्ष लायंस प्रदीप। लायंस क्लब रांची और विशेष रूप से लायंस अंतर्राष्ट्रीय की तरफ से हम अपने विशेषज्ञ जो हमारे साथ में डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव, बीके सिन्हा एंड अन्य जो हमारे साथ प्याली गुप्ता एंड हमारे वॉलंटियर्स जुड़े और जिन्होंने अपने अलाउद्दीन साहब के अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, उसके लिए हम सभी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। विशेष रूप से अरविंद के लिए हम लोग एक बहुत ही एक अच्छा अनुभव हमेशा रहा है। जब भी जरूरत पड़ी अरविंद हमेशा 24 घंटे हम लोग के साथ तैयार रहे, और जहां भी हम लोग जहां पे कहते हैं वेयर देयर इज अ नीड देयर इज अ लैंड, उस पे उसने हमेशा हम लोग का सहयोग किया। और यही कारण है कि रांची में हम लोग की जो एक अपनी साख है हम लोग के कभी सेवा में, उसमें हम सदैव अग्रसर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रदीप जैन के नेतृत्व में हमारा क्लब, हमारा लायंस निरामय हॉस्पिटल, साथ ही साथ वॉलंटियर्स भी इन सेवा कार्यों में जुड़ते हुए अपने समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। और आज की आपकी सभी की उपस्थिति ने हम सबों को और भी ज्यादा मोरली बूस्ट किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, बिकॉज वी बिलीव वी सर्व। एंड इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत बधाइयां कि आप सबों ने हमें सहयोग देने का आश्वासन दिया है। जय हिंद, जय लानवाद, आप सबों को नमस्कार। धन्यवाद। मैं सभी की अनुमति से आज की सभा को क्लोज करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सो मच।